नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूसा स्थित IRI कैंपस के सुब्रमण्यम हॉल में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने डाक टिकट और इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 के आधिकारिक सिक्के का अनावरण किया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। आप देखिए, जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरे विश्व को उसका लाभ मिले। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देश आयुर्वेद को भी मान्यता दे चुके हैं। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। सीखने का भी हमारा इरादा है। इसलिए जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो। मिलेट्स की यह ताकत है, इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में 1449.68% करोड़ की लागत से संचालित 352 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ के कॉलविन कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने सन 2000 का दौर याद करते हुए कहा कि अटल जी ने लखनऊ के विकास का जो सपना देखा था, आज वह साकार हो रहा है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज 352 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। लखनऊ में जो विकास का कार्य हो रहा है, उनका पूरा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को देता हूं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमारा देश आगे बढ़ रहा हो, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही हो। उस समय कुछ लोग भारत के संबंध में दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं, जय अमेरिका के लोग, अय यूरोप के लोग, आप चुप्पी साथ क्यों बैठे हो? भारत में लोकतंत्र खतरे में है। यदि किसी को लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उसकी चर्चा भारत की संसद में होनी चाहिए। जब दुनिया के दूसरी देशों से जाकर आप ये चर्चा करेंगे कि भारत लोकतंत्र में खतरे में है, आप चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आइए भारत को बचा लीजिए।
बहनों भाइयों, भारत में जैसा लोकतंत्र है वह दुनिया में कहीं पर नहीं। बीजेपी श्री लालजी टंडन जी ने भी लखनऊ के विकास के लिए अपने समय में संजय अटल जी के उन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए थे, लेकिन आज स्मार्ट सिटी लखनऊ को स्मार्ट जैसी सुविधाएं भी मिले, उसी प्रकार की सौगात लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी आपके बीच में आए हैं, लखनऊ वासियों के लिए आए हैं। अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ को 3 ब्रिजेज की सौगात मिली थी, विकास के लिए परियोजनाएं मिली थी, और आज फिर 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें लखनऊ की यातायात की जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या का समाधान का रास्ता भी लखनऊ विकास प्राधिकरण निकाल रहा है। और एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 7,570 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके पहले फेज के कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर अभी कुछ ही देर पहले माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से आज यहां पर अभी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये लखनऊ के यातायात की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालेगी। किसान पथ को जोड़ने, आयन से लेकर के किसान पथ को जोड़ने का एक बेहतरीन मार्ग होगा, और गोमती नदी के दोनों तटों को जोड़ करके बेहतरीन सुविधा सुंदरीकरण के साथ साथ कैसे रिवर फ्रंट की कार्रवाई होनी चाहिए, यह लखनऊ को एक नई सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस विजनरी भाव के साथ इन कार्यक्रमों को माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और जब विभाग के मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री के रूप में सियासत टंडन जी कार्य कर रहे थे, उस समय इन कार्यक्रमों के लिए पहले पीपीआर और फिर टीपीआर बनाने का एक आदेश उस समय दिया था। आज वह जमीनी धरातल पर उतरने जा रही है। आज उसके लिए मैं आप सबको, लखनऊ वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। कोलकाता में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ इस अधिवेशन में देश भर से सपा के नेता जुटे हैं। वहीं इस बैठक से पहले अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की धरती पर समाजवादी पार्टी का अधिवेशन और 24 के चुनाव से इसका सीधा कनेक्शन को आप अखिलेश यादव के बयानों से समझ सकते हैं। अखिलेश ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। पुराने कांग्रेसी सरकार को भी बीजेपी की जमात में लाकर खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल में दीदी ममता बनर्जी की जीत को पूरे देश के लिए मिसाल बताते हैं। ऐसे में सभी के जहन में कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या कोलकाता में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जो सियासी खिचड़ी पक रही है, उसकी खुशबू क्या दिल्ली तक महसूस हो रही है? क्या सियासी मुलाकात 24 के लिए लोकसभा चुनाव पर कोई असर दिखाएगी? क्या वाकई में विपक्ष के तौर पर तीसरे मोर्चे की कवायद अखिलेश कर रहे हैं? विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, और अगर आपके साथ कोई आ जाए तो उसके लिए आपने कोई नई वैक्सीन बनाई है। ये जो बीजेपी की वैक्सीन जो लगवा लेगा, उसे न ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स कोई परेशान नहीं करेगा। यूपी और बंगाल के इन दोनों सुरमाओं की मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चाएं तीसरे मोर्चे की हो रही हैं और माना जा रहा है दोनों पार्टियां मिलकर ईडी और सीबीआई के एक्शन के खिलाफ सियासी लड़ाई की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई के लिए सपा सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ देख रहे हैं। 2024 के महारण से पहले राजनीतिक दोस्ती को मजबूत करने की कोशिशों में
अखिलेश जुटे हुए हैं। आपको याद दिला दे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, जिसके बाद यूपी चुनाव में सपा के प्रचार के लिए ममता बनर्जी यूपी आई थी। हालांकि दोनों सियासतदानों की मुलाकात पर टीएमसी के नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन उनके बयान 2024 के गठजोड़ को लेकर बड़े संकेत दे रहे हैं। अब अखिलेश तीसरे मोर्चे के गठन में जुटे हैं, तो भला बीजेपी इस पर कहां शांत रहने वाली थी। मामले में मोर्चा संभालते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि सपा के आधे से ज्यादा नेता उनके संपर्क में हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ममता बनर्जी विपक्षी खेमे की एक बड़ा चेहरा हैं। 2024 में गैर कांग्रेसी विपक्षी एकता की बातें लगातार हो रही हैं। याद कीजिए, हाल ही में अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उनका आशीर्वाद लिया था। अखिलेश भी अब तक कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। अब इस मुलाकात के बाद राजनीति की बिसात पर कौन कहां से मोरा चलेगा, अब देखना दिलचस्प होगा। क्या वाकई अखिलेश मुलायम का वो तीसरे मोर्चे का सपना पूरा कर पाएंगे जो कभी उनके पिता ने देखा था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कोलकाता में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ इस अधिवेशन में देश भर से सपा के नेता जुटे हैं। वहीं इस बैठक से पहले अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात भी की। वहीं सपा अध्यक्ष ने कोलकाता में विद्युत कर्मियों की हड़ताल की बयान भी दिया। अखिलेश ने कहा, यह सरकार की गलत नीतियों का नतीजा जो विद्युत कर्मियों को सड़क पर उतरना पड़ा। से आज कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, ये सरकार की गलत नीति है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे आज कर्मचारियों को सड़क पे आना पड़ा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। ईडी ने एक बार फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को समन जारी किया है। उन्हें 27 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। इससे पहले उन्हें 15 मार्च को बुलाया गया था, लेकिन एक्का ने ईडी को पत्र भेजकर विधानसभा सत्र चलने का हवाला देते हुए 24 मार्च के बाद बुलाने का आग्रह किया था। एक्का पर आरोप है कि उनका नेताओं और नौकरशाहों के काले धन के निवेशक और राजदार विशाल चौधरी से घनिष्ठ संबंध है। देखिए रिपोर्ट। संत कबीर दास का एक दोहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये दोहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रमुख सचिव राजीव अरुण एक्का पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक्का को ईडी ने दूसरा समन जारी कर पूछताछ के लिए 27 मार्च को तलब किया है। इससे पहले 15 मार्च को एक्का को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, जिस पर उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर विधानसभा सत्र चलने का हवाला देते हुए 24 मार्च के बाद बुलाने का आग्रह किया था। अब सत्र के बाद ईडी ने उन्हें तलब किया है। माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से इस पूछताछ में एक्का से कई ऐसी जानकारियों के बारे में पूछताछ हो सकती है जो सरकार के करीबी माने जाने वाले विशाल चौधरी से ईडी को मिली है। एक तरफ जहां जांच की आंच में एक्का फंसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी सदन के अंदर और बाहर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और एक्का के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। भ्रष्टाचार नियोजन तो एक बड़ा विषय है ही है, उसको हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से पूरा का पूरा झारखंड खोखला हो गया है। दीमक की तरह चाट लिया भ्रष्टाचार ने, और यह जो भ्रष्टाचार है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के संरक्षण के द्वारा हो रहा है। आप सब जानते हैं कि कोयला, बालू, खनिज संपदाएं जो लूटी जा रही हैं उसमें किनका संरक्षण प्राप्त है, तो उन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब विशाल चौधरी नाम के एक दलाल के घर में जाकर और फाइलों को निपटारा करते हैं फाइलों की, तो ऐसे में सांच को आँच कहाँ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर जवाब दे, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी सरकार से हम जवाब चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां राज्य सरकार इस मामले में कोई भी ठोस जवाब देने से बचती नजर आ रही है, तो सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस की कोटे से भी मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में पूर्ववर्ती सरकार को ही आड़े हाथों लेते हुए उन पर निशाना साधा है।
जो हाथी उड़ाया गया वो सदाचार था। जो टॉफी और क्या कहता लूट हुआ वो सदाचार था। कंबल का लूट हुआ सदाचार था। तो वो भ्रष्टाचार के खा गया चूहा वो सदाचार। और बात बाकी भ्रष्टाचार। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अरे विपक्ष को तो मालूम है कि सीबीआई ईडी उसका तोता है, वहाँ तोता तक ले जाकर कटाना चाहता है। बहरहाल राजीव अरुण एक्का पर लगे आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इसमें झारखंड हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है और जांच आयोग को 6 महीने में जांच पूरे करने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जांच आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले में ईडी की जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर में बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग पर हंगामा बरपा है। हमारे सहयोगी वरुण शर्मा की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। तो वहीं बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर में भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हाइडल कॉलोनी में बिजली घर पर धरने पर बैठे हैं। बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार प्रशासन बात करने में लगा है, मगर कोई समझौता न होने के बाद लगातार जो कर्मचारी हैं 72 घंटे की हड़ताल पर गए हुए हैं। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने कई बार शासन प्रशासन को लिखा और धरना प्रदर्शन भी किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार विद्युत विभाग के कर्मचारियों के धरने पर जाने के बाद कई इलाकों की बिजली भी गुल हो चुकी है और बारिश आने के बाद तो आधे शहर की बिजली गुल हो चुकी है। वहीं जिले के आला अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से बात करने में लगे हैं। तो वहीं सरकार ने भी चेतावनी दे दी है, मगर सरकार की चेतावनी का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाएगी, लेकिन आपको बता दें इसका कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा है और लगातार नए नए अपराध पनप रहे हैं और अपराधियों के भी हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का ऐसा आया है जो रोंगटे खड़े करने वाला है। आपको बता दें कि एक मामला आया है जिसमें बीती रात 4 नकाबपोश बदमाशों के द्वारा एक परिवार पर धावा बोल दिया जाता है और दलित परिवार के ऊपर वो कहर बनकर बरफा है। पूरा मामला आपको बता दें कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के मदापुर गांव में 4 पहिया वाहन से 4 दबंग बदमाश आए। पहले उन्होंने दरवाज़ा खटखटाई, उसके बाद जब पीड़ित परिवार ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो बगल की दीवार को फांदकर अंदर कूद गए और तीनों बदमाशों ने पहले महिला, बच्चे और पीड़ित को जमकर मारा पीटा। उसके बाद आरोप लगाते हुए पीड़िता ने बताया है कि उसके साथ 3 लोगों के द्वारा जबरन रेप किया गया है। तो गैंग रेप का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित ने यह भी आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके साथ गैंग रेप करने के बाद, मारने पीटने के बाद, चारों दबंगों के द्वारा उसके घर में 4 बंधी हुई बकरियां थी, उसको वो उठा ले गए, जिससे वो काफ़ी पीड़ित है। और उसने सुबह होते ही पूरे मामले की जानकारी गाँव वालों को दी। जैसे ही गांव वालों का जमावड़ा लगा तो ग्राम प्रधान के द्वारा पुलिस को पूरे घटना की जानकारी दी गई। पुलिस को जानकारी होने के बाद वहां पुलिस पहुंची और घायल पीड़ित को और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाकर वहां उसका इलाज करवाया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे इस तरह के जो कारनामे हो रहे हैं दबंगों के द्वारा, ये निश्चित रूप से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरी घटना की जानकारी होने के बाद वहां पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए पीड़ित से व आसपास के लोगों से पूरे मामले की जानकारी लिया और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस तरह के अपराध आपको बता दें कई वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं।
लेकिन ऐसे नए नए प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं निश्चित रूप से जिले की पुलिसिंग व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।